आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेल में रिफॉर्मेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे दोस्तों जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से बेल दो। जो रूल है यूनाइटेड किंगडम के, उसके हिसाब से बेल दो। सर यूनाइटेड किंगडम वही कॉलोनियल लॉ तो चला आ रहा है, यहाँ का लॉ अलग है, वहाँ का लॉ अलग है, समझ रहे हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भैया रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार बनाए कानून। 1947 के बाद से कोई बेल में तो रिफॉर्म आया नहीं है, ना कोई अमेंडमेंट पास हुए हैं। यूपी में तो पहले बेल भी मिलना बहुत मुश्किल होता था, मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिसमें आपको बेल नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको भी अमेंड किया गया है क्योंकि देखिए पुलिस जो है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन सरकार को यहां पे कानून लाने पड़ेंगे ताकि जमानत दी जा सके। बेल नॉट जेल, इस मानसिकता से अगर हम चलें तो ठीक है, क्योंकि अंडर ट्रायल्स भारत में बहुत ज्यादा है। हम बात करेंगे इसकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है दोस्तों। एनसीईआरटी हमने 1 महीने की आपको अभी टाइम दिया है। आप एनसीईआरटी हिस्ट्री को अवेल करें। हिस्ट्री अपडेट हो रही है, इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही है। जिन्होंने हमारा कोर्स खरीदा है उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। तो 15 अगस्त तक आपके पास पूरा टाइम है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। फिर हमारा ये नया चैनल है शॉर्ट्स ग्लोस, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। शॉर्ट्स अब आपको यहीं पे ही मिला करेंगे, डेली कम से कम 3 से 4 शॉर्ट्स, फटाक से इंफॉर्मेशन। तो रूलिंग क्या कहती है यहाँ पे? 2 जो जजेस की बेंच है उन्होंने बोला था, मतलब ओल्डर बेंच जो कि 2021 में पिछले साल ये डिसीजन आया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम अपने क्रिमिनल प्रोसीजर को बदले, स्पेशली जेल्स रिफॉर्म लेके आए, क्योंकि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं? देखो प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले मान लो क्राइम हुआ, स्टेप 1 इज द क्राइम हुआ या कुछ गड़बड़ हुई, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से निकाली बंदूक और मार दिया किसी को, तो वो क्राइम हो गया। अब ये नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है। देखो अपराध में भी, हालांकि सीआरपीसी में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कहीं मिलेगा नहीं। सीरियस क्राइम बेसिकली वो होते हैं जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा होती है। तो अब होता क्या है कि कॉग्निजेबल गंभीर अपराध होते हैं, इतने गंभीर अपराध नहीं होते। नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं, सॉरी कॉग्निजेबल गंभीर उल्टा बोल दिया, गंभीर अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल इतने गंभीर अपराध नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो गंभीर अपराध है जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी हो गया 498A, ये सब गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें ना जमानत जो है वो मुश्किल होती है मिलना। और नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं वो इतने गंभीर नहीं होते हैं, मार पिटाई हो गई है ना, झगड़ा हो गया, चीटिंग कर दिया आपने, तो बेसिकली उसमें आप एफआईआर। अब देखिए एफआईआर भी समझिए, सबसे पहले होता है स्टेप 1, मैं आपको बता रहा हूं क्राइम हुआ, स्टेप 2 एफआईआर। अब देखो अगर कॉग्निजेबल है, गंभीर अपराध है, रेप मर्डर, तो पुलिस को सेक्शन 153 के तहत एफआईआर लॉन्च करनी जरूरी है, कंपलसरी है ये, ठीक है। अगर मान लो गंभीर अपराध नहीं है तो कंप्लेन या एफआईआर दोनों से ही काम चल जाता है, ओके। स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 3 क्या हो गया? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। एक बार एफआईआर आ गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब मान लीजिए कि शुरुआत में 10-12 लोगों के नाम है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पता लगा ना 20 लोग कम से कम है, तो वो 8 लोगों को ऐड कर सकती है। यानी कि पुलिस के पास ये अधिकार होता है, वो एफआईआर से लोगों को हटा ले या उसमें डाल दे। अब यहीं पे खेला होता है, यहीं पे बहुत बड़ा खेल हो जाता है, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस के ऊपर कई बार आरोप लग जाता है कि भाई गड़बड़ जाला है, पैसे से देके किसी को भी निकलवा सकते, किसी को भी अंदर, क्योंकि अगर आपका एफआईआर चार्जशीट में नाम आ गया तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो अगला है चार्जशीट, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। मान लीजिए 12 लोग हैं, 12 में से 10 को पुलिस ने बोला कि 10 लोग क्राइम में शामिल थे, तो 10 लोगों की चार्जशीट फाइल होती है। अब पुलिस के पास अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो 60 दिन का समय होता है, ऐसे 90 दिन का समय होता है अगर कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो पुलिस के पास जो है वो इतने दिन का समय होता है, तो आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर चार्जशीट में आपका नाम आ गया तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। फिर अगला मुकदमा चलता है, केस चलता है, तारीख पे तारीख मिलेगी और उसके बाद आपके ऊपर जजमेंट सुनाया जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है, आपको सजा मिलेगी। अब अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च है, जेल में बंद है लेकिन बेल नहीं मिल रही है। तो मान लीजिए कि कोई अगर जैसे कोई है बंदा, उसको पुलिस गिरफ्तार करके चली गई, अब उसको बेल ही नहीं मिल रही, ना उसका जुर्म जो है वो साबित हो पा रहा है, ना जजमेंट आ रहा है, ना ही बेल मिल रही है। वो है अंडर ट्रायल, जिनका ट्रायल चल रहा है। तो अब ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जेलों की कंडीशन बहुत ज्यादा, जेल भी भरी पड़ी है
और इसमें बहुत सारे बेकसूर लोग भी नप रहे हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला है कि भैया बेल नॉट जेल का प्रोविजन होना चाहिए। समझते क्यों नहीं आप? कॉलोनियल मानसिकता से बाहर निकलो। कितनी तरीके की बेल होती है? सीआरपीसी जो है वो लगभग 4 तरीके की बेल की बात करता है। एक होती है रेगुलर बेल, रेगुलर जमानत। रेगुलर बेल क्या होता है? पुलिस आपको पकड़ के ले गई, जब पुलिस आपको पकड़ के ले गई, एफआईआर लॉन्च हो गई है, मुकदमा चलने लगा, तो आप बेल के लिए अप्लाई कर दो। यानी कि मुकदमा हो गया, उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई करते हो, तो कस्टडी के अंदर हो आप, पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी जो भी मिली है, आपको बेल मिल जाएगी। जैसे अभी उनके साथ हुआ था, अरे क्या नाम था वो, मोहम्मद जुबैर के साथ बेल मिल गई ना उसे, ठीक है, बेल मिल गई, मुकदमा चल रहा था, बेल मिल गई। तो अब अगर मान लीजिए, अब इसमें सेक्शन 437 और 439 है। 439 तब लगता है जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सेशंस कोर्ट या आप हाई कोर्ट से बेल लेते हो, तब आपका 439 लगेगा। अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने बेल ले रहे हो तो आपका 437 लगेगा। समझ रहे हो? ये है रेगुलर बेल। देन देयर इज इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब कुछ समय के लिए बेल आपको दे दी है, ठीक है। इसमें आपको जमानत बहुत ही कम देर के लिए मिलती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि थोड़े दिन के लिए आपको बेल दी है, 1 महीने के लिए, उसके बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा। स्वागत है आपका। यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंटीसिपेटरी बेल्स बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। मान लीजिए सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी है, सेशन या हाईकोर्ट ही देगा ये। अब इसमें मान लीजिए कि जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, जैसे मैंने बताया ना मर्डर, जैसे पहले अभी SC ST एक्ट हो गया, SC ST एक्ट पहले एक नॉन बेलेबल ऑफेंस था, अब उसको बेलेबल किया गया और उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान डाले गए थे, है ना। तो जो एंटीसिपेटरी बेल था तब बहुत ज्यादा हंगामा होता, तो ये प्रावधान अभी SC ST एक्ट में हटा दिया गया है। बेल मिल जाएगी लेकिन एंटीसिपेटरी बेल नहीं, आपको रेगुलर बेल ही लेना पड़ेगा। तो एंटीसिपेटरी मतलब आप एंटीसिपेट कर रहे हो, अग्रिम जमानत जिसको बोलते हैं ना, कि आपको पता है आपको सजा हो जाएगी और आप बेकसूर हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है मर्डर के लिए, अब आपको पता है कि दिक्कत हो जाएगी, कोर्ट मुझे सजा सुनाएगी, नहीं सॉरी मतलब मैंने कुछ किया नहीं है और मेरे पास बेकार में मुकदमा चलेगा, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये रिकमेंडेड यही होता है कि एफआईआर के बाद करिए। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई तुरंत अच्छे लॉयर को पकड़िए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। एफआईआर से पहले करेंगे तो कोर्ट क्वैश कर देगा, मतलब कोर्ट उसको निरस्त कर देगा कि भैया तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर ही दायर नहीं हुई, फर्जी तुम आ गए हो। तो जैसे ही एफआईआर दायर हुए तुरंत एंटीसिपेटरी बेल, वो भी अब देखिए सब में नहीं, जो नॉन बेलेबल होते हैं ना, जो गंभीर अपराध होते हैं, आपको पता है लेकिन कोर्ट, अब आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि आप सबूत दीजिए कि आप इस क्राइम में शामिल नहीं थे, आपको सबूत देने पड़ेंगे कोर्ट को। या कोई ऐसी घटना है जिसकी वजह से मुश्किल हो जाएगी, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, वो सब आपको कोर्ट को बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक डिलेड बेल भी होता है, डिलेड डिफॉल्ट बेल जिसको कहते हैं, डिलेड का डिफॉल्ट बेल इसको कहते हैं, ये चौथी तरीके की बेल होती है। मैंने बताया ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि पुलिस के पास निश्चित समय होता है, 90 दिन का समय होता है, 90 दिन के समय अगर उन्होंने एफआईआर चार्जशीट नहीं दायर की तो बोला कि बिना बात के भैया दामाद बना के रखे हुए हो, अपने आप छोड़ देती है कोर्ट, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही कम अप्लाई होता है क्योंकि पुलिस आमतौर पर तय वक्त के अंदर अंदर चार्जशीट दायर कर देती है। तो अब लॉ क्या है बेल पे? देखिए, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, जैसा कि मैंने बताया। बेलेबल वही कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल होते हैं आपके कॉग्निजेबल। तो सीआरपीसी जो है वो मजिस्ट्रेट के, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, कोई 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। तो मजिस्ट्रेट जज ये डिसाइड करेगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? तो यही है, ये चीज है। और नॉन, जैसा कि मैंने बताया, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दे आर कॉग्निजेबल, गंभीर अपराध होते हैं, तो उसमें तो एफआईआर होगी, आपको विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। आपको पता है, ऐसे आपके पास, पुलिस के पास वारंट होना चाहिए, पुलिस के पास वारंट होना चाहिए। और अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है, इसका मतलब आपने बहुत ही गंभीर अपराध किया। ये आप देख सकते हैं, कॉग्निजेबल में बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 437 1973 सीआरपीसी में ये सब है, यू हैव एवरीथिंग। नॉन बेलेबल सेक्शन 437 में, नॉन कॉग्निजेबल में आप जा सकते हो, है ना, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है यार। वो क्या है ना कि अब ये चोरी वोरी का मामला हो गया, चीटिंग का मामला हो गया, तो उसमें आमतौर पे आसानी से बेल मिल जाती है। लेकिन नॉन बेलेबल में दिक्कत होती है, जो गंभीर अपराध होते हैं, तो इसमें आपको बेल भी मिलना मुश्किल होती है। रेगुलर बेल के लिए दिक्कत होगी, आपको बेल इन कंडीशन पे मिलती है, जो अक्यूज है या तो औरत हो या बच्चा हो, तब आपको बेल मिल जाएगी। नहीं तो एविडेंस नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ता है, लैक ऑफ एविडेंस है, तब आपको बेल मिल जाएगी।
एफआईआर लॉन्च करने में बहुत ज्यादा देर हुई है, तब आपको बेल मिल जाएगी, और अक्यूज बहुत ही बीमार है, ये 4 कंडीशन होती है, वरना मुश्किल होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना। यूके का लॉ क्या कहता है? अब देखिए, कोर्ट ने बोला कि यूनाइटेड किंगडम के लॉ को फॉलो करो। अब यूके के लॉ की बात करें तो उनका बेल एक्ट, वो देखिए यूके, ब्रिटेन जो है ना, यहां पे गड़बड़ करके गया है, वहां उसने सब सुधार लिया है। यूके बोलता है कि फर्जी में किसी को जेल में रखना इज नॉट गुड। अगर उसने कुछ नहीं किया है या जब तक मुकदमा चल रहा है, फर्जी को हम जेल, भाई जेल का भी खर्चा होता है, प्रशासन का भी अच्छा खासा खर्चा होता है। आपको एक मूवी आई थी जेल, आप वो मूवी जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। कुछ लोग पता है जानबूझ के जेल में चले जाते हैं, जैसे जो गरीब होते हैं या जिनके पास ज्यादा रहने या खाने की जगह नहीं होती है। क्यों? जेल में आपको मस्त खाना भी मिल रहा है, रहने को भी बढ़िया मिल रहा है, लोगों से भी आप सोशलाइज हो रहे हो। और कुछ लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, वो तो बोलते हैं भैया अच्छे खासे क्रिमिनल से मेरा उठना बैठना हो जाएगा, समझ रहे हो, मेरे कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए बिना बात के जेल को बढ़ाने का, जेल भरने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे जो यूके का लॉ है वो यही कहता है कि देखो, जो डिफेंडेंट है, बेल दे रहे हैं उनको, यूके में बेल आसानी से मिल जाती है अगर आपने बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है। तो यहां पे यही है कि पहली बात तो वुड नॉट सरेंडर टू कस्टडी, कहीं दूर दूर भागना नहीं भैया, यहीं पे ही रहना। दूसरी चीज ये है कि कोई क्राइम मत कर देना, बेल पे तुमको छोड़ा है, पता चला तुम और क्राइम कर रहे हो, विटनेस को नहीं धमकाओगे, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें तुम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें यूके के लॉ में है, बेल एक्ट में बोली गई हैं। तो कोर्ट ने यही बोला है कि भाई यूके के लॉ को फॉलो करो ना, क्योंकि कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि भैया पर्सनल लिबर्टी पे ये हनन है, लोगों की पर्सनल। अब देखिए, अभी पुलिस से हर कोई डरता है, एक बार एफआईआर होगी हमारी हालत टाइट हो जाती है कि क्या करें, एफआईआर होगी यार, पुलिस आएगी। अरे डरने की बात नहीं है मेरे भाई, जब तुमने कोई क्राइम ही नहीं किया है। तुमने अगर कोई क्राइम नहीं किया, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुमको सजा नहीं दिला सकती, नहीं दिला सकती, परेशान मत हो। लेकिन हां, पुलिस के पास पावर्स हैं तो पुलिस आएगी आपके पास। लेकिन कई बार सिटीजन्स को हरास किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। पुलिस हरास करती है, ह्यूमिलिएट करती है, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए यहां पे बेल देने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जेल भेजने पे नहीं, समझ रहे हो। और सेक्शन 438, अब देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाया सेक्शन 438 एपी, वो भी आसानी से आपको नहीं किया। मैंने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मुश्किल है मिलना, थोड़ा बहुत उसको भी ईज ऑफ करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे लॉ भी, ये जो संविधान के हिसाब से आपको ताकत दी गई है, वो भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक सेपरेट लॉ की जरूरत है ताकि सब कुछ बढ़िया हो सके। बिना बात के जेल भरने का कोई हिसाब किताब नहीं है, जो मैंने बोला वही लिखा है यहां पे, ठीक है। तो दोबारा अब मैं इसको नहीं समझाऊंगा। तो यहां पे बेल एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, 188 हो गई, 170, 204, 209 जो है, ये जो ट्रायल्स होता है उनकी वेरियस स्टेजेस को वो डिनोट करता है। और यहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो छोड़ सकते हैं, अगर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है, बेल एप्लीकेशन आई है, तो आप देख लो, अगर सब कुछ सही है तो छोड़ दो। लेकिन कई बार मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं, उन्होंने कहा क्या, छोड़ो, रहने दो, हो सकता है अभी कुछ मिल जाए। अरेस्ट की अगर बात करें तो अगेन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है दैट इज अनवारंटेड। अब देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अनवारंटेड है ना, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आप बिना बात के अरेस्ट कर लेते हो, ठीक है। क्या होता है कई बार, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूं, अब जैसे चोरी हुई, ठीक है, अब वो नहीं है इतना गंभीर अपराध, पता चल जाएगा ऐसे ही, लेकिन उसके बावजूद अरेस्ट कर लिया जाता है। कई बार ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जिनका कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये अनवारंटेड है, जरूरत ही नहीं है इसकी। तो इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखना चाहिए और इसमें एक प्रॉपर लॉ आना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी थोड़ी और अच्छी हो, है ना। लोगों के पास राइट्स है, बहुत सारे राइट्स हैं, कानून पढ़िए, कानून मतलब बेसिक राइट्स तो कम से कम आपको पता होने ही चाहिए, संविधान तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना कर सके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।